तो मेरा कुछ ना हो के भी कुछ लागे। अजीत अस्थाना। कई वर्षों के बाद मैंने वैशाली को देखा। वह मेरे गांव आने की खबर जानकर मुझसे मिलने अपने पति के साथ आई थी। मैं ऊपर वाले कमरे में तैयार हो रहा था। दरवाजे पर दस्तक सुनने के बाद मैं मुड़कर देखा तो वह दरवाजे पर अपनी उसी मोहक मुस्कान के साथ खड़ी थी जिसका मैं आज भी दीवाना हूँ। मैं थोड़ा असहज हुआ, मगर उसे खुश देखकर मैं भी मुस्कुरा कर उसे कमरे के अंदर आने के लिए कहा। वह झट से आकर मेरी पलंग पर बैठ गई। कुछ देर तक मैं उसे गौर से देखता रहा। उसके नाक नक्श अब भी पहले की तरह उत्तेजक थे। आंखों में चमकती रोशनी और होठों पर मादक मुस्कान देखकर समझ सकता था कि वह खुश है। हाँ, उसके कान के ऊपर और मांग के पास के बाल थोड़े थोड़े सफेद हो गए थे। उसने अपनी बालों की तरफ मुझे देखते हुए देखा तो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मेरे पके बालों पर मत जाओ रवि, मेरा दिल आज भी जवान है। और तुम्हारे बाल तो मुझसे भी ज्यादा सफेद और कम हो गए हैं। मैंने भी जबरन हंसते हुए जवाब दिया, 50 पार करने के बाद तो सिर्फ चिंपांजी का ही बाल काला होता है। मेरे ख्याल से मैं चिंपांजी तो नहीं हूँ। उसने खूब हंसते हुए मेरा हाथ जोर से दबा दिया। मैंने वैशाली से पूछा, तुम अकेले आई हो या तुम्हारे वो भी आए हैं? वह पलंग से झटके से उठते हुए कहा, बिल्कुल साथ में लाई हूँ। अब तो ऐसा हो गया है कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। भाई, मर्दों का क्या भरोसा, कब कोई और पसंद आ जाए। बोलकर जोर जोर से हंसने लगी। मैं उसके चेहरे की खुशी को काफी देर तक निहारता रहा। वह हंसती रही। वह बहुत खुश थी, मगर बीते दिनों को याद कर मैं खामोश हो गया था। मेरे गंभीर चेहरे को देखकर वह अचानक चुप होकर मेरी आंखों में देखने लगी। मैं समझ सकता था कि मेरी खामोशी उसे तकलीफ दे रही है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वह बहुत देर से थामे मेरी हथेली को छोड़कर कहा, मैं खुश हूं रवि। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, जब भी तुम्हारी याद आती है तो दुख होता है। तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए था। कैसे कटेगी तुम्हारी जिंदगी, ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। इस बार मेरी बारी थी। मैंने माहौल नॉर्मल करने के लिए उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ यार। मैं अपनी अकेली जिंदगी में बहुत सुकून से हूँ। कोई झंझट नहीं। उसने अपना हाथ छुड़ाया और दूसरी तरफ मुड़ते हुए दुखी स्वर में धीरे से कहा, मैं खुद को तुम्हारा गुनहगार समझती हूँ रवि। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। धीरे धीरे गंभीर हो रहे माहौल को बदलने के इरादे से मैं दरवाजे की ओर बढ़ते और हंसते हुए मजाकिया लहजे में कहा, बस हो गया, चलो नीचे चलते हैं। नहीं तो तुम्हारे उनको शक हो जाएगा और मैं मुफ्त में बदनाम हो जाऊंगा। मैं दरवाजे की ओर बढ़ गया, मगर वह वहीं खड़ी रही। मैंने मुड़कर देखा, वह दबदबाए आंखों से मुझे देख रही थी। मुझे ज्यादा रुका नहीं गया और दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में मैं, वैशाली, उसका पति, मेरे चाचा चाची सब बैठे किसी बात पर ठहाके लगा रहे थे। उसका पति भी खुश था, मगर वैशाली के चेहरे की मुस्कुराहट कम हो गई थी। वह बार बार मेरी ओर देख रही थी और समझ भी रही थी। मेरे मनोभाव को पहचानने की आदत उसे बचपन से है। 1 घंटे की उस मुलाकात ने वर्षों बाद मुझे व्याकुल कर दिया था। आधी रात बीत चुकी थी। नींद की गोली लेने के बाद भी मेरी आंखें खुली और दिमाग बीते दिनों को दोहराने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद मेरी परवरिश चाचा जी के अनचाहे रिश्तों के भेंट चढ़ गई थी। उनके कई बच्चों के साथ मैं पल तो रहा था, किंतु उनके प्यार और दुलार से वंचित था। इसका बुरा प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर स्वाभाविक रूप से पड़ा। मुझे हर बात में भय की अनुभूति होती। मेरा बचपन सामान्य बच्चों के स्वभाव से वंचित हो गया। खुद को हमेशा असुरक्षित महसूस करता। उम्र 15/16 की होने तक मैं 8/10 वर्ष का बच्चा महसूस करता। चाचा जी की सारी सख्ती सिर्फ मुझ पर होती। मेरे सामने ही अपने बच्चों को दुलार करते, जबकि मेरे हिस्से में उनकी दुत्कार आती। चाची तो पता नहीं कब से मुझसे नफरत करती थीं। उसी उम्र में मेरी दोस्ती पड़ोस में रहने वाली हम उम्र वैशाली से हुई। वैशाली मेरे चाचा जी की इकलौती बेटी रमा की सहेली थी। उसका घर में आना जाना बचपन से ही था। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे भूख लगी होती, चाचा जी के बच्चे नाश्ता करते होते, उन्हीं में वैशाली भी होती। मैं ललचाई नज़र से नाश्ता देखता रहता। वैशाली मेरी स्थिति समझती तो जबरन मुझे भी शामिल कर लेती। चाची इसलिए नाराज होकर भी खामोश रहती क्योंकि वैशाली के पिता गांव के जमींदार थे। तब हम सभी बहुत छोटे थे, इसलिए कुछ समझ नहीं पाते। मगर तब भी वैशाली के दिल में छुपी संवेदना, हमदर्दी को मैं महसूस करता। ऐसे ही अभाव में मेरी उम्र बढ़ती गई। मैं पढ़ने में कमजोर था, जबकि मेरे अन्य चचेरे भाई बहन होशियार थे। उनका व्यवहार मुझे उतना बुरा नहीं लगता, मगर चाचा चाची के नफरत को समझता था। यही कारण था कि अन्य बच्चों की तरह मेरा बौद्धिक विकास नहीं हो सका। वैशाली एक दोस्त की तरह समय समय पर मेरा सहयोग करती। कभी पढ़ाई में, कभी किसी जरूरत के समय एक अच्छे दोस्त की तरह वह मेरा ख्याल रखती।
उसके अपनापन भरे व्यवहार से मुझे हौसला मिलता। तब मैं शायद 20-21 वर्ष का था जब अचानक वैशाली मुझे अच्छी लगने लगी। मैं जब भी किसी परेशानी में होता तब वही मेरे साथ खड़ी होती, मुझे समझती, महसूस करती, मेरे दुख की घड़ी में मुझे सांत्वना देती। किंतु जिसे मैं प्यार समझता था वह मात्र उसकी हमदर्दी थी। मैं दिल ही दिल में उसे चाहता था, उसकी हमदर्दी को गलत समझता रहा। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब एक दिन रमा ने बताया कि वैशाली की शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है। उस जमाने में लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती थी। यह मेरे लिए आघात भरा था। मैं वैशाली से बिछड़ने की कल्पना से डर गया। मुझे लगने लगा कि एक वैशाली ही तो थी जो मुझे समझती थी, मेरी परवाह करती थी। अगर वह मुझसे दूर हो गई तो मैं कैसे जी पाऊंगा। मैंने निश्चय किया कि जल्द अपने दिल की बात उसे बताऊंगा तो निश्चित रूप से वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। उसकी शादी की बात से मैं दुखी था, मगर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती। वह जैसे पहले थी अब भी वैसे ही रहती, हंसती, खेलती, मुस्कुराती, स्वच्छंद सी। मैं समझ नहीं पाया कि उसे मुझसे बिछड़ने का दुख क्यों नहीं है। एक दिन मैंने निश्चय किया कि आज मैं अपने दिल की बात उसके सामने जाहिर कर दूंगा। हमेशा की तरह वह रमा के साथ बहुत देर तक रुककर घर से निकली थी कि एक जगह एकांत पाकर मैंने उसे रोक लिया। उसने हंसते हुए कारण पूछा तो मैं अचानक उसका हाथ पकड़कर हकलाता हुआ अपनी इजहारे मोहब्बत कर दिया। वह कुछ समय तक मुझे आश्चर्य और नफरत से घूरती रही और अंत में मेरा हाथ झिड़ककर गुस्से के साथ वहां से चली गई। मैं आज भी उसकी नफरत भरी निगाह को नहीं भूल पाता हूँ। कई दिनों से उसने हमारे घर पर आना छोड़ दिया था। वह घर से भी बाहर नहीं निकलती क्योंकि मेरी नज़र हमेशा उसके बंगले पर लगी रहती। कभी कभी मुझे आत्मग्लानि भी होती, मगर मैं वैशाली को बेइम्तहान चाहता था, इसलिए उसकी नफरत को अपने नज़र का धोखा समझकर टाल जाता। घर में भी उसके नहीं आने की चर्चा होने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसने अचानक आना क्यों बंद कर दिया। वजह सिर्फ मैं जानता था। वैशाली की नाराजगी का असर मेरे मस्तिष्क पर दिखने लगा था। उसके भरोसे और अपनत्व ने मुझे बदल दिया था। मैं एक सामान्य युवा की तरह जीने लगा था, मगर उसकी नाराजगी मुझे फिर से विचलित और असामान्य करने लगी थी। मैं लगातार स्ट्रेस में रहने के कारण बीमार हो गया। कई दिनों तक मैं बुखार में था। चाचा चाची को तो मुझसे कोई मतलब था ही नहीं, मगर बहन रमा को मेरे साथ थोड़ी हमदर्दी थी, वह भी वैशाली के कारण। वैशाली शुरू से ही हमेशा रमा को मेरे साथ हमदर्दी रखने की सलाह देती, क्योंकि मैं बिना माँ बाप के था। मेरी सेहत दिन व दिन गिरती जा रही थी। दुख और चिंता ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया था। एक शाम मैं अपने कमरे में बुखार से तड़प रहा था। एक खटके की आवाज पर आंख खोलकर देखा तो सामने दरवाजे पर वैशाली खड़ी मुझे देख रही थी। उसे पास देखकर मेरी आंखें छलछला आई। मैं थोड़ा भयभीत भी हुआ कि पता नहीं वैशाली किस तरह पेश आएगी। वह थोड़ी देर बाद धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आई तो मैं मुश्किल से उठकर बैठ गया। वह मेरे पलंग के पास रखी स्टूल पर बैठकर चुपचाप मेरी आंखों में गौर से देखने लगी। मैं संकोच और दुख से भरी अपनी भीगी आंखों को उसकी नज़र से छुपाने की कोशिश करने लगा। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैंने किसी से तुम्हारी हरकतों के बारे में नहीं बताया है। मैंने नज़र उठाकर उसे देखा। वह बिल्कुल सामान्य थी, मगर उसकी नज़र में मेरे लिए पहले की तरह अपनापन नहीं था। उसने कहा, रवि, तुमने मुझे समझने में भूल कर दी। मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझती थी। इस परिवार में तुम्हारे तिरस्कार को देखकर तुमसे हमदर्दी रखती थी। तुम्हारा खोया हुआ बचपन मुझे दुखी करता था, जिसे तुमने प्यार समझ लिया। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ रवि, और न ही मेरे संस्कार हैं। उस रात इसीलिए तुम्हारा व्यवहार बुरा लगा था। मैंने सोच लिया था कि अब कभी भी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, मगर रमा ने तुम्हारी बीमारी की बात बताई तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, मगर उसे छुपाते हुए पूछा, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था। मैं धीरे धीरे अपने दिल को समझा लेता। मैंने देखा मेरी इस हिम्मत पर वह थोड़ी असहज हो गई थी। वह तब भी मुझे देख रही थी। उसने कहा, इन बातों में कुछ नहीं रखा है रवि। तुम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ और मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो। अच्छा यही होगा कि तुम बात को यहीं खत्म कर दो। मैं तुम्हें एक सफल आदमी बनता देखना चाहती हूँ। हम ऐसे माहौल में पले बड़े हुए हैं जहाँ इन बातों के लिए कोई जगह नहीं होती। तुम अपने मन से मेरे लिए ऐसी बातें निकाल दो। मैंने ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, तुम चाहती हो कि तुम्हें अपने दिल से निकाल दूं? यह अब संभव नहीं है वैशाली। भले ही तुम मुझे अपने दिल से निकाल दो, ये तुम्हारा हक है, मगर मुझे मेरे हक से महरूम तो ना करो। तुम चाहो तो मुझे भुला दो, मगर तुम्हें ना भूलने की शर्त मेरे सामने मत रखो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद आगे कुछ भी कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं उसके पास से हट जाना चाहता था।
उसके करीब से हटने की कोशिश में पलंग से उठते ही कमजोरी से मेरे पैर डगमगा गए। मैं गिरने वाला था कि वैशाली ने अपने मजबूत हाथों से थाम लिया। मैं उसकी बाहों में था। एक नज़र उठाकर अंतिम बार उसे देखा। उसकी खूबसूरत आंखें बह रही थीं। उसके होठ थरथरा रहे थे। मैं धीरे से उससे अलग हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। पता नहीं मेरे कदमों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। उस दिन के बाद उसका रमा के पास आना शुरू हो गया। हम रोज एक दूसरे को देखते। उसकी नज़र में दुख होता और मेरी नज़र में त्याग। कुछ महीने बाद उसकी शादी तय हो गई। बड़े घर की लाडली बेटी थी, इसलिए ब्याह भी धूमधाम से हो रही थी। मैं अपने चचेरे भाई बहन के साथ एक अच्छे पड़ोसी की तरह मदद कर रहा था। कई दिनों तक रश्में होती रही। इस बीच हम दोनों कई बार आमने सामने हुए। वह खुश थी, मगर मेरे सामने आते ही उसकी आंखें कुछ कहती हुई लगती। मैं बेहद दुखी था, मगर उसकी नज़रों से खुद को बचा लेता। वैशाली दुल्हन के भेष में बेहद सुंदर लग रही थी। उसके फेरे हो रहे थे। मैं दूर खड़ा अपनी उजड़ती हुई दुनिया को हसरत भरी नजरों से देख रहा था। सुबह उसकी विदाई थी। मैं रात भर उसके घर के बाहर लगे शामियाने में जागता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ वह अपने दूल्हे की गाड़ी में बैठने जा रही थी। मैं भीड़ में खुद को छुपाकर उसे जी भरकर आखिरी बार देख रहा था। मैंने गौर किया, वह रोती हुई अपने परिजनों के गले लग रही थी। मगर जब भी नजर उठाती तब मुझे ढूंढती हुई महसूस होती। आखिर में उसकी नजरों ने भीड़ में मुझे ढूंढ ही लिया। मुझसे नजर मिलते ही वह जोर से सिसक उठी। वह तब तक मुझे देखती रही जब तक मेरे करीब से गाड़ी गुजर नहीं गई। वह हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। उसके जाने के कुछ दिनों बाद रमा ने मुझे एक खत दिया। वैशाली की लिखी सिर्फ 4 लाइनों ने मेरी जिंदगी की दशा बदल दिया। उसने लिखा था, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी भावनाएं तब समझ सकी जब सब कुछ खत्म हो चुका था। उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने इस प्रिय दोस्त की बात मानोगे, ताकि मैं भी अपनी नई जिंदगी में खुश रह सकूं। तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तब मुझे तुमसे भी ज्यादा तकलीफ होगी। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मेरे लिए उसका यकीन बहुत मायने रखता था। मैंने उसके हिदायतों के अनुसार खुद को बदल लिया। पढ़ाई में खूब मेहनत की। पढ़ाई खत्म करने के बाद मेरी नौकरी एक सरकारी अधिकारी के रूप में दूसरे शहर में हो गई। रमा ने बताया था कि मेरी सफलता के बारे में सुनकर वह बहुत खुश हुई थी। उसने ये भी बताया कि वह मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहती है, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि जिस जज्बात को उसने दफन कर दिया है, उसे फिर से कोई चिंगारी बनने का मौका मिले। इस घटना के कई वर्ष बीत गए। मेरा तो कोई अपना था नहीं जो घर बसाने के लिए कहता, और मैंने भी किसी को न तो मौका दिया और न ही कोई आवश्यकता महसूस हुई। बहन रमा की भी शादी हो गई। कभी कभी उसका फ़ोन आता तो वह वैशाली के बारे में खबर देती। वह अपने वैवाहिक जीवन में खुश थी, मगर हमेशा मेरे लिए चिंतित रहती थी। रमा ने उसे बताया कि मैंने शादी नहीं की है तो वह बहुत व्याकुल हुई थी। वह समझती थी कि मेरी बर्बादी की जिम्मेदार वही है, मगर मैं उसके सुखी संसार के बारे में जानकर संतुष्ट होता। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी महसूस होती। मैं आज भी अकेला हूँ, मगर उसकी यादें मेरे साथ हमेशा रहती हैं। लेखक अजीत अस्थाना, मुंबई।